ये हिंडनबर्ग को भी समझना बहुत ज़रूरी है। बार बार इसका नाम आता है, एक रिपोर्ट आती है, उसके बाद में भारत में सियासी बवाल हो जाता है। लेकिन हिंडनबर्ग भी दूध की धुली हुई कंपनी नहीं है, शॉर्ट सेलर कंपनी है। शॉर्ट सेलर कंपनी का मतलब ही होता है कि जब बाजार में किसी तरह की ऊंच नीच बने, किसी तरह की परेशानी बने, लोग तेज़ी से बेचने लगें, भाव गिरने लगे, उठा लो और उसके बाद में अच्छे मुनाफे पर बेच दो। काम है इनका एक। दूसरा, ये इस तरह की जांच पड़ताल भी करते हैं, रिपोर्ट भी निकालते हैं। तो इन्होंने अपने दो चेहरे बना रखे हैं। इस कंपनी को भी समझेंगे, जो वर्तमान आरोप लगाए हैं उसको भी समझेंगे, सेबी की भूमिका को भी समझेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग भारत में एक बार फिर चर्चा में है। एक बार फिर उसकी रिपोर्ट पर हंगामा बरपा है। पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट की वजह से भारतीय राजनीति और शेयर बाजार में भूचाल लाने वाले हिंडनबर्ग के निशाने पर इस बार बाजार नियामक सेबी की प्रमुख माधवी बुच हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में माधवी बुच और उनके पति धवल बुच हिस्सेदार थे। हालांकि बुच दंपति और अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के नए खुलासे के बाद भारतीय राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है, सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस रिपोर्ट की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस रिपोर्ट का सिरे से खंडन किया है। पिछले 1.5 सालों में यह दूसरी बार है जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट से भारत में एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बार बार भारत को लेकर हिंडनबर्ग इस तरह की रिपोर्ट देकर देश में भ्रम फैलाना चाह रहा है, और इसके पीछे कोई और है या मामले में कुछ और पहलू हैं जो शायद अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बहुत सी बातें हैं जिनको समझा जाना चाहिए डिटेल में, और इसकी कोशिश हम करेंगे कई खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले मामले पर पूरी रिपोर्ट। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसने एक बार फिर हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में सेबी और अडानी ग्रुप को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है। हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच की हिस्सेदारी थी। वैसे इस रिपोर्ट के सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप ने खारिज करते हुए सफाई भी दे दी, लेकिन देश में दूसरी बार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो चली है। विदेशी कंपनी की एक रिपोर्ट पर देश में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार आखिर क्यों इस मामले में बैकफुट पर है, जेपीसी की मांग जायज है। ये तथ्यों के आधार पर अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी और वो लोग अगर संदिग्ध हैं और शक के घेरे में हैं, जो खुद जांच करते हैं या जो कानून की पालना इंश्योर करते हैं, तो फिर सच्चाई के सामने आएगी। और कांग्रेस पार्टी की जो डिमांड है बिल्कुल जस्टिफाइबल है, और जेपीसी के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए, क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। और मैं समझता हूं कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के अंदर, निवेशकों के अंदर जो हम लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब सच्चाई सामने आएगी। दूसरी तरफ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में जांच से संतुष्ट है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है। हम ये क्यों ना समझे कि कांग्रेस हिंडनबर्ग से मिली हुई है। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है, ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम का कहना है कि जो लोग हिंडनबर्ग के साथ खड़े हैं वो देश में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर पूरा नैरेटिव बनाने या चर्चा करने से पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग अमेरिका स्थित एक फाइनेंशियल संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, और वो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग का धंधा करती है। और उसको चलाने वाले जो लोग हैं अलग अलग शेयर मार्केट में इसी तरह की बदमाशी करते हैं। वो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर हमला करने का एक षड्यंत्र है। आपको बता दें कि अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च का मामला कोई नया नहीं। मामला लगभग 1.5 साल पहले उस समय शुरू हुआ था जब हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ अपनी पहली सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट से अडानी समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और उसकी कंपनियों के एमकैप में $80 बिलियन से ज्यादा की गिरावट आई, जिसे सामान्य बनाने में अडानी ग्रुप को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
देखिए, इसमें सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत में ही मैंने कहा कि आप भी अगर निवेशक हैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह की जब रिपोर्ट्स आती, पिछली बार भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और हमने देखा था कि भारतीय शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल देखने को मिली थी। इससे कई लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आपके सामने कुछ। हालांकि जो निवेशक होते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से काम होता है। तो एक्सपर्ट्स का पैनल मेरे साथ है, साथ ही साथ राजनीतिक इस पर जो बयानबाजी हो रही है उस पर दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों के वरिष्ठ प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शरद कोहली जी जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। नीरज मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं। और मेरे साथ संजय सिन्हा जी जो कि सीईओ हैं साइट्रस एडवाइजर्स के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये जब रिपोर्ट आई तो इसको क्या देखा जाए? हिंडनबर्ग का अपना निजी हित इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि दूसरी बार किया है, शॉर्ट सेलर कंपनी है, इस तरह का काम करती रहती है। और दूसरा ये है कि एक तरीके से एक मौका भी देते हैं, फ्यूलिंग भी कर देते हैं कि भारतीय सियासत में तो यह मुद्दा तुरंत हाथों हाथ ले लिया जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। नमस्कार प्रवीण। दो इसके पीछे मोटिव थे हिंडनबर्ग के। एक मोटिव था पिछली बार जैसे उन्होंने मुनाफा कमाया, $100 बिलियन, 8 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप उड़ गया था और छोटे निवेशकों का, बड़े निवेशकों का यहाँ पर बेहिसाब नुकसान हुआ था। हम सब जानते हैं, वो 1.5 साल पुराना मामला है। दूसरा इंटेंशन था कि 1.5 महीने पहले सेबी ने एक शो कॉज नोटिस, जिसको कारण बताओ नोटिस कहते हैं, वो इशू किया हिंडनबर्ग के नाम, क्योंकि 24 में से 22 मामलों में सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन करी, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जिसने सेबी को रिपोर्ट दी। सेबी ने रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट को दी और सुप्रीम कोर्ट या कमेटी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्लीन चिट दे दी कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो हिंडनबर्ग ने कहा है। अब इसके रिएक्शन में शो कॉज नोटिस दिया गया कि आपने जो शॉर्ट सेलिंग करी आप उसकी मोडालिटीज हमें बताइए। और जब हिंडनबर्ग से कोई जवाब नहीं बना, क्योंकि वो अमेरिका में बैठी है 11 आदमियों की, नेथन एंडरसन साहब पहले एम्बुलेंस के ड्राइवर होते थे, वो ये बैठ के चलाते हैं, उसकी कोई एंटिटी नहीं है। अमेरिका में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है पहले से। अमेरिका में इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बैंक ऑफ इंग्लैंड को डुबोने का काम कर चुके हैं पहले ही। उन्होंने जवाब में सीधा सीधा ये इल्जाम लगाया कि साहब माधवीपुरी बुच जो सेबी की चेयरमैन है, वो और उनके पति धावल बुच, उन्होंने 2015 में अनिल आहूजा नाम के CIO थे, एक फंड था, उसमें उन्होंने पैसा लगाया और वो धावल बुच के बचपन के दोस्त थे। और सबसे बड़ी बात, 2017 में जब माधवीपुरी बुच सेबी में आई, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिजनेस चैनल्स पे जो एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जो शेयर्स की रिकमेंडेशन देते हैं, उनको तक, ध्यान दीजिएगा, उनको तक ये डिस्क्लोजर करना जरूरी होता है कि अगर वो कोई शेयर रेकमेंड कर रहे हैं तो उनको ये घोषणा करनी पड़ती है कि मेरा इस शेयर में कोई निवेश नहीं है, मेरा इस शेयर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि सेबी की चेयरमैन, जो कि मार्केट रेगुलेटर है, मैं सेबी को एज ए मार्केट रेगुलेटर दुनिया के सबसे अच्छे रेगुलेटर्स में से मानता हूं, क्योंकि जो लोग फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े रहते हैं उनको पता है कि सेबी ने क्या काम किया है पिछले चंद वर्षों में। उसकी चेयरमैन को यह मैंडेटरी होता है, बोर्ड मेंबर को भी मैंडेटरी होता है। अब तो वो चेयरमैन है, 17 में बोर्ड मेंबर बनी थी। ये कंपलसरी होता है कि वो अपने सारे एसेट्स, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स, अपने रिश्तेदारों के सारे इन्वेस्टमेंट्स उस पर डिस्क्लोज करें। 80 लाख का उन्होंने उस समय बेचा, 48 मिलियन डॉलर का ये फंड था, इतना बड़ा ये फंड था, उसमें से 80 लाख रुपए केवल जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया, वो भी घाटे में बेचे और बोर्ड पे आने से पहले उन्होंने बेच दिया। उनको मुनाफा भी नहीं हुआ, घाटा हुआ। अब जबरदस्ती ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है प्रवीण, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आप जबरदस्ती किसी दो चीजों को लिंक करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। और इसका सबूत क्या है कि पिछली बार 18 महीने पहले जब यह घटना घटी थी तो मार्केट धड़ाधड़ गिरी थी। आज जब ये कल रिपोर्ट सामने आई, सैटरडे संडे को, वीकेंड पे आई, सोमवार को मैं मार्केट पे मैंने आंखें गड़ाई हुई थी। उसमें जो शॉर्ट पोजीशंस थी, हम उसको कहते हैं ओपन शॉर्ट पोजीशंस। और भारत एक्सप्रेस के जो व्यूअर्स शॉर्ट सेलिंग को नहीं जानते, मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूं। आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग जब करते हैं तो महंगी दर पर आप बेच देते हैं और ऐसी, उसके बाद आप ऐसी खबर निकालते हैं, उसके बाद स्टॉक गिरता है, निचली दर पर आप उसको खरीद लेते हैं, तो ये सेलिंग से मुनाफा होता है। नॉर्मली लोग जानते हैं कि हमें खरीद से मुनाफा होगा, कि हम कम दाम पे खरीदें, ज्यादा पे बेचें तो हमको मुनाफा होगा, पर यहां पर उल्टा होता है। तो इनका काम ही शॉर्ट सेलिंग का है। जिस व्यक्ति का काम ही मुनाफा कमाने का है, उसकी बात पे यकीन करना मुझे बहुत हैरानी होती है। और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, सबसे उच्चतम जो संस्था है देश की,
वेल के सेड। मामले मैंने शरद उस पर जी विश्वास नहीं करना। इसीलिए मैं चाहता था कि एक बेस बन जाए बातचीत का। आपने बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में ये पूरा कठिन विषय जो है वो समझा दिया। जिनको, जो निवेशक नहीं है उनको भी बात समझ में आ गई होगी। नीरज जी, हिंडनबर्ग पर भरोसा करके किसी मुद्दे को देश में उठा देना और उसका असर किस पर पड़ेगा? भारतीय निवेशक पर पड़ता है, अफरा तफरी उसमें। और हम देख रहे हैं अभी INS की एजेंसी जो है उसकी खबर है कि राहुल गांधी खुद 45 लाख रुपए से ज्यादा पिछले 5 महीने में मुनाफा ले चुके हैं स्टॉक मार्केट से। उस स्टॉक मार्केट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रवीण जी, राहुल गांधी का पोर्टफोलियो जो है वो तो चुनाव के दौरान पब्लिक डोमेन में रहा है। वो तो आपका चैनल भी निकाल लेगा कि पिछले 6 महीने में उनको कितना मुनाफा या कितना नुकसान हुआ। मैं तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूं और एस्टैब्लिश कर दूं कि कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग की प्रवक्ता नहीं, और कांग्रेस पार्टी ये भी मानती है क्योंकि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग एजेंसी है, उसका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो जब भी कोई रिपोर्ट निकालेगा तो वो अपने फायदे के लिए रिपोर्ट निकालेगा। लेकिन अब इस बात को हम इस बात पर एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि उनका अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो अगर कोई गड़बड़ी चल रही है तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? जब इस देश के अंदर भाजपा का जो सबसे बड़ा घोटाला 8 लाख करोड़ रुपए का चंदा दो और धंधा लो, जब ये घोटाला निकला सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पर, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला और उसमें पता चला कि भाजपा कैसे कल्यूट करती थी उन लोगों के साथ जो इनको चंदा देते थे और इनके ऊपर धंधा लेते थे। अब इस बात का देखिए लिंक क्या है। उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो कोर्ट के अंदर बाद में अप्रूवर बने और अप्रूवर बन के किसी और नेता के खिलाफ उन लोगों ने अपना बयान दिया और उस नेता के ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हुई। तो इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन अगर उसमें कल्यूजन सामने आता है तो उसके ऊपर जांच तो होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने वो तो स्पष्ट क्लियर किया हो चुका कि है हम हिंडनबर्ग पहले। के वो तो प्रवक्ता माधवी नहीं। बुच पहले प्रवीण बता जी, चुकी हैं। ये बात पहले भी क्लियर हो प्रवीण चुकी जी, है। नहीं, शरद जी ने नहीं, भी अभी जो सुनिए। बताया वही प्रवीण- फैक्ट था, वही जानकारियां पहले से वो सार्वजनिक कर प्रवीण चुकी हैं जी, कि प्रवीण सेबी जी। में आने के पहले वो सब कुछ वहां पर दे चुकी थी, बल्कि घाटे में दिया गया था, उसको बेच चुकी थी। प्रवीण जी, शरद जी ने बहुत अच्छी बातें कही और सतही तौर पर ठीक भी है। लेकिन उन्होंने क्यों वो सिंगापुर में जो उन्होंने कंसल्टेंसी बनाई जिसमें वो 2022 तक एक्टिव मेंबर थी और जो बाद में अपने पति को उन्होंने ट्रांसफर की, इस बात का डिस्क्लोजर क्यों नहीं हुआ? और जब ये मामला जो पिछली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसको जब सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो ये बात पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई थी कि उनका एक ऑफशोर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट रहा है जिसका एक्सपोजर मार्केट के अंदर अडानी ग्रुप की कंपनीज के साथ रहा है। तो जब बात यहां पर निकल कर ये आ रही है कि मेरा मुंसिफ ही अगर मेरा कातिल है तो ठीक इंसाफ है, कैसे होगा? और आपकी बात सुप्रीम समझ कोर्ट में का आ गई। बड़ा हालांकि मुझे ऐसा लगता है conveniently- शरद जी इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कौशल कांत जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा डिटेल में बात करूंगा क्योंकि यहां पर अभी एक छोटा सा ब्रेक भी लेना। उससे पहले शरद जी संक्षेप में आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं हमारे जो माननीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करूंगा। उन्होंने बहुत ही सही शब्दों में बात को अपना रखा है। बात ऑपोजिशन की है पर कम से कम शब्दों का चयन उनका बहुत ही सुंदर है। जो सिंगापुर फंड्स की वो बात कर रहे हैं, देखिए उनके पति एक सप्लाई चेन कंसल्टेंट हैं, सप्लाई चेन के एक्सपर्ट हैं। मैं कोई उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूं, जो मेरी जानकारी में है मैं आपको वही बता रहा हूं। बड़े माने हुए सप्लाई चेन के, दोनों IIT IIM के ग्रेजुएट्स हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। और अगर किसी की पत्नी सेबी की चेयरमैन बन जाती है तो उसका पति घर में तो बैठेगा नहीं, वो कुछ काम तो करेगा। तो अगर कंसल्टेंट है उसकी राय ली जाती है। पर जो माननीय प्रवक्ता ने बात कही, मैं सीधा उसका जवाब देता हूं। एज ऑन द डेट कोई भी ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट अनडिस्क्लोज नहीं था। वो डिस्क्लोजर पूरा ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में। यहां तक कि इनकम टैक्स की रिटर्न्स भी, क्योंकि आपका जब विदेशी निवेश होता है तो आपको आयकर रिटर्न में भी दिखाना पड़ता है, वो भी पब्लिक डोमेन में है। तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि छुपाई गई। बस मैं माननीय प्रवक्ता जी को यही कहना चाह रहा हूं। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भी तो वो पब्लिक डोमेन में है। तो अगर मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो मैं उसको बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बता के तो मैं बैल मुझे मार करूंगा। तो मैं उनको बस यही स्पष्ट करना चाह रहा था कि आप अगर सेबी की, और मैंने इस रिपोर्ट को, मैं आपको आखिरी बात कह दूं इससे पहले कि आप ब्रेक में जाएं, मैंने इस रिपोर्ट को 4 बार पढ़ा। जब विपक्ष का बयान आया मैंने कहा इतनी बात उछल रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा। आप वाकई मानेंगे कि उन्होंने
सिर्फ बदले लेने की भावना से। हाँ, क्योंकि ये show cause निकला था, हिंडनबर्ग के बारे तो में तो बस खैर उसको- नीरज जी उसको- ने भी बड़े बैलेंस तरीके से कह दिया कि हम उनके प्रवक्ता नहीं है, उनके इंटरेस्ट हैं, ये बहुत साफ दिखाई पड़ता है, ये बात उन्होंने भी कही है। लेकिन जिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वो बात कर रहे हैं वो मैं बीजेपी प्रवक्ता से भी समझना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक बात तो है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक सवाल उठाया जा रहा है और कुछ हो ना हो कांग्रेस को एक बार फिर हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाकर आप पर हमला करने का मौका मिल गया। प्रवीण जी, मैं भी उस आदमी का प्रवक्ता नहीं हूं कि किसी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं बोलूं, क्लियर। बट कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है वो उसको एक्सपोज करता हूं सीक्वेंस वाइज। राफेल में हो गए फेल, पेगासस में दिए गए कस, यही लोग थे जिन्होंने, आप समझिए, बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए थे। ये वही लोग थे जो इलेक्शन के पहले संविधान खत्म होने की बात करते थे। ये वही लोग हैं जो आरक्षण खत्म होने की बात करते हैं। इलेक्शन के ठीक पहले इन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब इनके फेवर में नहीं आता है तो ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं। ईडी सीबीआई पे सवाल उठाते हैं अगर इनके ऊपर जांच होती है। सब कुछ तो छोड़िए, ये सेना पे सवाल उठाते हैं जब इनके हिसाब से नहीं कुछ होता है। अब सेबी की बारी, कुछ और नहीं है प्रदीप जी, एकदम ओपन खुली किताब है। अगर हम देखें 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस की हार से लेके आज तक, तो कांग्रेस सिर्फ एक काम करती रही है, दूसरे कंट्रीज की जो डीप स्टेट होती है उनके साथ हाथ मिलाकर वो भारत की सरकार को डिस्टेबल करके अपनी सरकार लाने की कोशिश कर रही है, कुछ और नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये तो एक हाइपोथेटिकल चीज हो गई, पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखते जाइए, टूल किट के एक एक चीजों को देखते जाइए। और अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं वो फैक्ट है। 2015 से लेकर 2023 तक राहुल गांधी ने फॉरेन की 257 ट्रिप्स की हैं। साइमल्टेनियसली मिसेस सोनिया गांधी ने 27 विदेश की ट्रिप की गई है। और ये जो ट्रिप्स हैं इसमें से मेजॉरिटी ट्रिप में इन्होंने एसपीजी को 5 से 6 घंटे पहले बताया है, जिससे इनके साथ कोई जा न सके। ये कहां गए, क्यों गए, ठीक किससे है, मिले? आपका इशारा मैं प्रवीण समझ जी, गया। प्रवीण ब्रेक जी, पर प्रवीण जाना जी, है मुझे ब्रेक पर जाना है इशारा नीरज नहीं जी। है। लेकिन हिंडनबर्ग और कांग्रेस मिली हुई है, ये आरोप क्यों ना लगाए जाएं? जल्दी फटाफट नीरज जी, मैं आऊंगा डॉक्टर मिश्रा सुनूंगा आपको पूरा। नीरज जी को एक कमेंट करने दीजिए। प्रवीण जी, इन्होंने रफेल की बात की। रफेल की दिसंबर 2023 की फ्रेंच कोर्ट की आप जजमेंट निकालिए। कह रहे हैं भारत सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को छोड़ भारत में करके तो फ्रेंच कोर्ट इन्वेस्टिगेशन पहुंच हुआ गए। ही नहीं। अब फ्रांस के सुप्रीम कोर्ट कोर्ट को ने छोड़ कह करके दिया फ्रेंच कि कोर्ट आप पहुंच गए। कोऑपरेट नहीं कर रहे। जब हम सेबी यही तो को कह छोड़ रहे हैं करके कि हिंडनबर्ग आपने तो पहुंच गए। पूरी दाल अरे काली नीरज जी, रखी क्या हुई बात है डॉक्टर करते हैं? साहब, और आप कह रहे हैं कि इसमें नमक चेक कर लीजिए। अरे दाल सड़ी हुई है आपकी, उसमें क्या नमक चेक किया जाएगा? सिर्फ इतनी सी विदेशी बात है। दौरों पर, अभी बात हिंडनबर्ग की हो रही है, विदेशी दौरों की हो रही बात है। और इन्होंने शुरू की प्रवीण जी। लेकिन शरद जी, मैं चाहूंगा संक्षेप में अब जरा हम चलते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, रशिया हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमसे सब अच्छा संबंध रहे। ये हिंडनबर्ग जैसी एजेंसी हमें बार बार क्यों परेशान कर देती है? देखिए, वो इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। हिंडनबर्ग जैसी एजेंसी 2 कारणों से परेशान करती है। पहला कारण है कि उसकी इसमें कमाई होती है, सीधा सीधा बात पैसे की है। यहाँ पर उनकी शॉर्ट सेलिंग से उनकी कमाई होती है, एक रीजन ये है। दूसरा कारण यह है कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इस एजेंसी से कनेक्टेड हैं। और शायद कम लोग इस बात को जानते हैं कि चाइना की जो सीसीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसको कहते हैं, उससे भी इसके संबंध है। और अमेरिका में भी इस एजेंसी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अगर जॉर्ज सोरोस जो ओपन सोसाइटी चलाते हैं, जिनका काम है सरकारों को गिराना, सरकारों के खिलाफ एजेंडा चलाना और विपक्ष को फंडिंग करना, तो उनका किसी भी जो कोई भी आके हिंडनबर्ग जैसी एजेंसी को पैसा दे, वो उसके लिए काम शुरू कर देंगे, रिसर्च करके उसमें कुछ कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ठीक है शरद जी, आधी बात आ गई, जारी कर देंगे। जी आधी बात आ गई। आधी बात जरा मैं संजय जी से भी समझता हूं। संजय जी, प्रश्न मेरा यह भी है कि भारत एक नोटिस तो भेजा, सेबी ने नोटिस भेजा था, उसी के रिएक्शन में इस तरह हम और क्या कर सकते हैं? मेरा पूछने का मतलब यह है, जो शरद जी से भी मैं जानना चाह रहा हूं, आपसे भी जानना चाहूंगा कि हम ऐसी एजेंसीज को रोकने में जो हमारे मार्केट को अस्थिर कर दें किसी वजह से अपने फायदे के लिए, हम क्या कर सकते हैं?
तो देखिए, इसके पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो वहां पर उनकी जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको एक भारतीय संस्था ने ही इनेबल किया था और सेबी की इंक्वायरी में उस संस्था का नाम भी सामने उभर कर आया। तो हम ये भले कर सकते हैं कि हम इस तरह की एजेंसीज जिनका कि बोनाफाइड यानी कि कोई जेन्युइन इंटेंशन नहीं है बाजार के सुचारू रूप से काम करने के प्रति, बट सिर्फ अपना निजी स्वार्थ रहता है, तो हम चाहें तो रेगुलेटर के द्वारा इस तरह की एजेंसीज को भारतीय बाजार में काम करने से हम रोक सकते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस को इनको कोई एक प्लेटफॉर्म देने से रोकते हुए। लेकिन जहां तक इस बात इस विषय पर आऊंगा शरद जी, आऊंगा जी 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 बोलिए संजय जी। इस विषय पर जहां पर कि मतलब हम ये चाहें कि शॉर्ट सेलिंग के बारे में अगर कोई रिपोर्ट आई है और उसको सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, तो ये तो शायद हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर बात पर पॉलिटिक्स हो जाती है। ये भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर कि बहुत बड़ी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम में चर्चा का विषय बन गया है, हम उस पर क्या कर सकते जी। शरद जी पूरा कर दो बात को, आपने जो सवाल पूछा है उनसे। देखिए, इसमें दो, शॉर्ट सेलिंग पहले तो कोई क्राइम नहीं है, शॉर्ट सेलिंग पे पैसा कमाना कोई ये इलीगल काम नहीं है, पर एक इलीगल काम है कि आप किसी बिजनेस ग्रुप को जो कि भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ है उसको आप बदनाम कर रहे हैं। तो इसमें करना ये चाहिए कि इसमें अडानी ग्रुप जिसके पास पैसा बहुत है, कोई पैसे की कमी नहीं, अमेरिका की सबसे बढ़िया लॉ फर्म को हायर करके उसके ऊपर एक डेफेमेशन सूट फाइल करना चाहिए। सबसे पहला कदम इसमें ये होना चाहिए। सेबी को भी ये करना चाहिए, सेबी की जो चेयरपर्सन है मोहतरमा, उनको भी ये करना चाहिए कि डेफेमेशन सूट, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी इंडिविजुअल को अगर आप बदनाम करते हैं, किसी संस्था को बदनाम करते हैं, अमेरिका में डेफेमेशन से कनेक्टेड बहुत ही सख्त नियम है। मुझे बस आज तक ये नहीं समझ में आया कि 18 महीने बीत गए, क्यों अडानी ग्रुप ने वहां जाके एक सूट फाइल नहीं किया। डेफेमेशन, शॉर्ट सेलिंग क्राइम नहीं है, मैं दोहरा रहा हूं, शॉर्ट सेलिंग करा कोई दिक्कत नहीं, पर बदनाम करके शॉर्ट सेलिंग करा ये एक क्राइम है, डेफेमेशन है। और इस पे मुझे लगता है भारत सरकार को, अडानी ग्रुप को, सेबी को, जो भी इससे प्रभावित हो रहा है, हाँ, उन इस पर सबको एक्शन ले सकते हैं अमेरिका में जाकर। जी जी। नीरज जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वो तारतम्य बना रहेगा। डॉक्टर मिश्रा, ये आपने बहुत सारी चीजें कही कि ये विजिट कर रहे हैं, किससे मुलाकात कर रहे हैं, हिंडनबर्ग के साथ में साठगांठ हो सकती है, कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट तो शामिल नहीं, ये सारी बातें चर्चा में बोलने के लिए तो सब क्राइम में आएगा। अगर ऐसा है तो ये तो देश की सुरक्षा के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ है, कार्रवाई करनी चाहिए। अभी शरद जी ने मेरी बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जॉर्ज सोरस और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है वो हिंडनबर्ग के पीछे है, और इसके अलावा बस मैं कोई हवा से बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं, द इनविजिबल हैंड एक रिपोर्ट है जो यूके में पब्लिश हुई है, उसके फैक्ट रख रहा हूं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई थी। बात खत्म हुई थी कि आपको याद होगा जब चाइना के साथ बॉर्डर पे क्राइसिस हो रही थी तो राहुल गांधी चाइनीज कॉन्वॉय से मिले थे। उसके बाद ये सितंबर 2023 में यूरोपियन यूनियन पे गए, ब्रसेल्स पे गए, नॉर्वे गए, फ्रांस गए, और बात जाने की नहीं है, कोई भी राजनेता जा सकता है। मेरे पास सीरीज ऑफ आर्टिकल्स हैं, ये जिन जिन कंट्री में जाते हैं वहां पे इंडिया के खिलाफ आर्टिकल लिखे जाते हैं, वो मोदी सरकार के खिलाफ लिखे जाते हैं, चाहे टाइम्स मैगजीन हो, चाहे यूके गार्डियन हो, फाइनेंशियल टाइम्स, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं अपने पास मुझे पढ़ना पड़ रहा है। ये ठीक है, ये बहस के लिए तो ठीक है, बहस के लिए ठीक है। ये मेरा ये प्रश्न है कि ये तो बहुत गंभीर है। आप कह रहे हैं कि चाइना से मिले, हिंडनबर्ग से मिले, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता है, क्यों नहीं कोई एक्शन लेते हैं? एकदम सही, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता है, तो आप क्यों देख रहे हैं? हमारा सरकार क्यों देख रही है इसको? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सरकार को राहुल गांधी को जेल में डाल देना, यही आप कह रहे हैं ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप इनके पुख्ता सबूत रख के कार्रवाई करिए। मैं फैक्ट रख रहा हूं। आप ये बताइए, यही कांग्रेस थी ये कहती थी एलआईसी बिक गई, यही कांग्रेस थी कहती थी बीएसएनएल खत्म हो गया, यही कांग्रेस थी कहती थी एचएएल डूब गया, पर ये तीनों कंपनी आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रॉफिट के साथ आज खड़ी हैं। करेक्ट? मैं सिर्फ मीडिया के माध्यम से आपके वो तो ठीक है, वो तो खैर मैंने आपकी वो बात बहुत क्लियर है, उस पर नीरज जी का स्टैंड भी मेरे को पता है कि वो चाहे जितना बोल ले पॉलिटिकली। मेरा काम ये है
कि मैं ये दिखा सकूं कि कांग्रेस को आप expose तस्वीर, करूं आप किस नैरेटिव तरीके से वर्सेस नैरेटिव रख रहे हैं, कांग्रेस जो है टूल किट का हिस्सा होकर के ठीक है। भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ठीक है, कर रही नीरज जी, है, बोलिए, जो बोलिए। इसने नीरज बांग्लादेश जी, से नीरज किया। जी, और नीरज एक जी। लास्ट हकीकत बोल रहा हूं, ये जिया जो नई प्रेसिडेंट बनने वाली हैं, जो गई है पॉलिटिकल पार्टी, अभी जो रिलीज हुई है, उनके बेटे से राहुल गांधी जाके लंदन में मिलते हैं ठीक और वो है। अफर्म करते हैं सरकार पलटने के लिए। ये सब फैक्ट है। हाँ हाँ, ये इन सारे मुद्दों पे बात ये सब होती है। फैक्ट है। प्रवीण पर क्या जी, ये जी, टूल नीरज किट जी, का नीरज हिस्सा जी, नहीं बोलिए, है? बोलिए, डॉक्टर क्या कौशल इनके कामत लिए जी, अपनी एक मिनट, 5 एक साल मिनट, की एक गति मिनट, बहुत कांग्रेस जरूरी है, देश जरूरी एक नहीं है? मिनट, नीरज जी की कांग्रेस आवाज को दीजिए, expose नीरज जी की करना आवाज मेरा काम दीजिए। है। मैं हिंडनबर्ग के साथ जी बोलिए, नीरज जी, बोलिए अपनी बात बोलिए। खिलाफ हूं, और प्रवीण ये प्रवीण जी, सेबी बहुत के सारे साथ सफेद झूठ spokesperson बोले गए, नहीं हूं। मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिएगा, क्योंकि विदेश की यात्राओं की बार बार बात हो रही थी। तो देश को याद है प्रधानमंत्री जी का पहला बोलिए, ऑस्ट्रेलिया का अच्छे दौरा, से बोलिए। और कैसे एसबीआई ने जिस लोन को कई बार रिजेक्ट किया एक माइंस के लिए, जिसके लिए आज तक अडानी गो बैक का प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, उसके बारे में तो ये बात नहीं करेंगे। ये इस पर बात नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जब मोजम्बिक गए और वहां से दाल का इंपोर्ट करने का बिजनेस शुरू हुआ, तो सबसे बड़ा एक्सपोजर अडानी जी का हो गया। ये इस पर भी बात नहीं करेंगे कि सिंगापुर से पाम ऑयल जब बैन किया गया तो सबसे बड़ा मुनाफा रुचि सोया और पतंजलि ने ले लिया। तो इस कल्यूजन के बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सूट नहीं करता है। सूट इसलिए नहीं करता है कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी अडानी के प्लेन में उड़ते थे, और 2014 के बाद अडानी जी प्रधानमंत्री के प्लेन में उड़ने लगे और अपना मुनाफा करते रहे। और बहुत अच्छी बात कही शरद जी ने कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है और जो जॉर्ज सोरोज हैं, उनका इत्तेफाक रखा जाता है हिंडनबर्ग से। तो ये बात तो हम भी कहते हैं कि विनोद अडानी का जो संबंध है वो चांग चुंग ली के साथ है, जिनके साथ वो सिंगापुर में एक कंपनी चलाते हैं। चांग चिंग ली जो है वो पूरे विश्व के अंदर कई फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए जाने जाते हैं, साथ में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है। तो उसके ऊपर आज तक कोई सवाल नहीं होगा। विनोद अडानी जो दुनिया का सबसे इन्होंने बड़ा आप पे स्कैम आरोप चला लगाए, रहा है, आपने इन जो पर आरोप 20,000 लगा दिए। करोड़ दोनों का प्रवीण जी, एकदम देखिए, अलग अलग है कि देखिए, ये इन्होंने लोग बोल इन्होंने रहे आपके थे। खिलाफ वाली बात सुनिए बोल ना, दी। सुनिए और ना। रमन जी, जनता यही सोचती है ना प्रवीण कि जी, इनके ना इधर का जवाब आया ना इधर का जवाब आया, दोनों ने अपनी भड़ास प्रवीण निकाल जी, दी। डॉक्टर प्रवीण मिश्रा जी, मैं संक्षेप तो में देखिए बोलिएगा, मैं आपको चाहता हूं एक-एक कि बात शरद में जी और जवाब दे संजय रहा जी को हूं। भी सुने इस मुद्दे पे। बोलिए नहीं बोलिए जी, डॉक्टर इन्होंने मिश्रा बोलिए। जितनी भी प्रधानमंत्री की यात्राओं का जिक्र किया और यात्रा के जिक्र के बाद भारत के साथ व्यापार बढ़ा, तो प्रधानमंत्री विजिट किस लिए हाँ, करते अडानी हैं? के लिए बड़ा, हम तो कह रहे हैं। भारत हम तो देश कह के रहे हैं व्यापार को रुचि बढ़ाने सोया के और लिए करते पतंजलि हैं। के लिए बड़ा। इसमें नहीं, क्या आप भिन्न अडानी बात के कर लिए रहे बड़ा हैं? बोलते हैं, लेकिन ठीक है, चलिए ये ये बताइए विषयांतर ना, हो जाएगा। आप देश के अदरवाइज वो व्यवसायी, है तो आज इसी हमारे देश के लिए व्यवसायी, ऑस्ट्रेलिया है तो की इसी जो देश गोल्ड के की व्यवसायी माइन भाई। है, आज हम उसके कोई तो बाद व्यवसाय फ्रेंचाइजी करेगा, फ्रेंचाइजी जो बढ़ता हुआ लेकर व्यवसाय के दिखेगा हम उसको कैसे सरकार के इकोनॉमी में करीबी लेके बता आए दिया हैं? जाएगा। ये इनकी खैर समस्या है, संजय जी, इनकी इस समस्या पर है। जरा आप अपना टेक रखिए, आप क्योंकि थोड़ा बिजनेस जगत को जानते भी हैं। ये जो व्यवसायी बड़ा है वो सरकार के करीब है, कोई ऐसा व्यवसायी तो होगा नहीं जो सरकार के खिलाफ खड़ा होकर व्यवसायी बनेगा, चाहे जिसकी सरकार रहे। अब उसमें वो राजनीतिक दलों ने, खासतौर पर राहुल जी ने जो अंबानी जी अडानी जी पकड़ा था, फिर वो अडानी जी का तो मामला बहुत ज्यादा गहराई में ले गए। इसको थोड़ा सा बताइए हमें, और जनता पर क्या इंप्रेशन जाता है इसका। तो देखिए, कोई भी सरकार अपने देश के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने व्यवसाय को बिजनेसमैन को आगे करती है, और ये जो प्रथा है वो विश्व के सारे देश में है। अगर आप देखें तो फ्रांस की गवर्नमेंट अपने कंपनीज को एडवोकेट करती है, यूएस अगर देखें तो वो अपने कंपनीज को एडवोकेट करती है। तो इसमें कोई मैं समझता हूं कि कोई गलत बात नहीं है। हाँ, ये भले है कि अगर किसी अल्टीरियर मोटिव के साथ अगर सिर्फ एक ही समूह को फेवर किया जाए तो वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक भाग है कि हम अपने देश के बिजनेस को और बिजनेसमैन को हम आगे बढ़ाएं। और इसके साथ ही जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और हम कुछ दिनों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, तो ये हमारे सिर्फ पब्लिक सेक्टर से तो नहीं होगा ना, ये प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन से होगा। और इसके लिए सरकार का प्रोत्साहन और बढ़ावा इसके लिए बहुत ही जरूरी है। हर चीज को अगर हम पॉलिटिसाइज कर देंगे तो ये भी संभव है कि बिजनेसमैन जो रिस्क लेना चाहता है वो भी आगे बढ़ने से घबराएगा।
तो हमें इस मामले में एक बैलेंस अप्रोच ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बात रखी। शरद जी, मैं एक चीज ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से पॉलिटिकल खबरों को भी फॉलो करते रहे होंगे। हमारे यहाँ कई सरकारें आई गई, व्यवसायियों पर पहले भी हम देखते थे पूंजीवाद के खिलाफ, और इस तरह ये कई जगहों पर होता है, लेकिन व्यवसायियों को लेकर इतना स्पेसिफिक, इतनी लंबी लड़ाई, मुझे लगता है ये एक दौर ही अलग चल रहा है और शायद अलग किस्म की राजनीति है। देखिए, अभी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि आप बिना बिजनेसमैन के, बिना व्यवसायियों को लेके आप यहाँ देश को प्रगति नहीं कर सकते। आज अगर हम 7-8% से ग्रो कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारी इंडस्ट्री का हाथ है। अब ये अलग बात है, कोई इंडस्ट्री ज्यादा तरक्की कर जाती है, कोई इंडस्ट्री कम तरक्की करती है, वो तरक्की करके उसका जो मालिक है वो दुनिया के अमीर लोगों में गिनती भी हो जाती है, ये बात अलग। अब कोई ना कोई तो तरक्की करेगा। आप देखिए, ये चाइना ने इसको रोकने की कोशिश करी तो चाइना का क्या हाल हो रहा है। चाइना में जो भी कंपनी आगे बढ़ती थी उनको वो उनका मालिक गायब हो जाता था, उसको बिल्कुल सीन से हटा लिया जाता था, ऐसा भी होता था। तो आप देख सकते हैं कि चाइना में क्या हालत हो रही है, वहां से सही खबरें निकल के नहीं आती हैं। पर मैं ये मानता हूं कि जो निवेशक हैं, शेयर मार्केट के निवेशक हैं, म्यूचुअल फंड्स के निवेशक हैं, देखिए आज एक अच्छी बात क्या हुई, मैं इससे संबंधित आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि नॉर्मली क्या होता है, जब विदेशी संस्थागत निवेशक, जिनको हम एफपीआईज और एफआईआईज कहते हैं, जब वो बेचते थे तो मार्केट गिर जाया करती थी। पर अब जो है, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने लोकल हमारे इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, आज वो बड़े हो गए हैं, उनके बेचने से आज कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हिंडनबर्ग के अगर कोई शॉर्ट सेलर्स कल शाम से ताक लगाए बैठे थे, तो उनके लिए मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शरद जी। मैं चाहूंगा इस पॉइंट पर थोड़ा बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी हाथ नहीं लगा। नीरज जी और कौशल कांत जी, बहुत शॉर्ट में आपके कमेंट्स चाहूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल बहस हम बहुत लंबी कर सकते हैं। नीरज जी, पहले आप। नहीं, इसमें मैं तो अर्थशास्त्र का भी एक आपको मार्केट का व्यू भी दे देता हूं। वैसे ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं इस पे। ये डीआईआईस के पास पैसा आता कहां से? ये जो सारा एक्सपोजर है डीआईआईस का, इसमें अधिकांश पैसा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फंड है वो उससे आता है, जो हमारे टैक्स और इंटरेस्ट से बनता है। और उसके बाद चाहे एलआईसी का बड़ा कॉर्पस हो या पीएफएफ का बड़ा कॉर्पस हो, ये तो सारा पैसा गरीब रिटेल के इन्वेस्टर और आम आदमी से जो टैक्स लिया है, ये डीआईआई का पैसा उससे आता है। और जब मॉरिशस रूट के ऊपर आपने अटैक किया तो 30% से ज्यादा एफआईआई तो मार्केट से बाहर पहले ही हो गए थे। ठीक करने दीजिए, नीरज जी, क्षमा मांगते हुए आपसे मैं बताना चाहूंगा कि डीआईआई का पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है, म्यूचुअल फंड्स का पैसा है। 40,000 करोड़ एक महीने की कलेक्शन हुई है, जिसमें से 23,000 करोड़ सिर्फ एसआईपीज की है। मैं नीरज जी आपको केवल ये बताना चाह रहा था, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में इस समय म्यूचुअल फंड सबसे बड़े हैं। मैं चाह रहा था कि यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट को मैं एंड करता, और मैं थोड़ा सा, क्योंकि निवेशक जो हैं उनमें एक चिंता रहती है, तो डॉक्टर कौशल कांत और नीरज जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन मैं शरद जी और संजय जी से थोड़ा सा बात ये करना चाहूंगा कि निवेशक परेशान ना हो। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। शरद जी, पहले आप निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे, इस पर किस तरह से रिएक्ट करें, क्योंकि मैं देखता हूं कि मार्केट के खिलाड़ी हमारे यहां भी रोज पनप गए हैं, वो यूट्यूब पर सुनकर सब खिलाड़ी बन गए हैं, ऐप डाउनलोड करके सारे खिलाड़ी बन गए हैं, तो उनकी भी नजर बड़ी इन खबरों पर रहती है। देखिए, मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, दो तरीके के मार्केट में लोग होते हैं। मैं आपको आपके दर्शकों के लिए बता दूं, एक इन्वेस्टर होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं। इन्वेस्टर होते हैं जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं, ट्रेडर होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म, सेम डे भी कर देते हैं। आज खरीदा, अभी बेचा, 1 घंटे बाद बेचा, 2 दिन बाद बेच दिया, 3 दिन बाद बेच दिया। इन्वेस्टर तो, मेरी सलाह उनको यह है कि आपको, आज आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुई, उसने इस बात को दरकिनार कर दिया, और मुझे नहीं लगता कोई पैनिक करने की जरूरत है। हाँ, इन्वेस्टर्स को नजर रखने की जरूरत है अंतरराष्ट्रीय हालात पर। अमेरिका में मंदी की आहट सुनाई दे रही है, वेस्ट एशिया में टेंशन है। इस कारण से अगर मार्केट गिरती है तो अलग बात है, वो आपको एज ए निवेशक अलर्ट रहना चाहिए। पर हिंडनबर्ग की वजह से मार्केट ने तो आज आपको खुद ही जवाब दे दिया। पिछली बार आपको याद होगा, 18 महीने पहले जब गिरी थी तो अगले दिन सुबह तो कहर मच गया था। आज तो मार्केट ने उसको जैसे अनसुना, मैंने कहा तो बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, हिंडन वाले सोच रहे होंगे आज तो कुछ कमाई हुई नहीं जेब में, आज तो भाई वैसे के वैसे ही लौट आए, उनका कारतूस फेल हो गया। तो मेरा निवेशकों को राय यह है कि आप सतर्क रहिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक में कभी भी सेलिंग मत करिए और कहा सुनी पे मत जाइए। जो भी निवेशक मार्केट का है उसको पूरी रिसर्च करके, पूरा आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको अपने पैसे के लिए पहले काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है रिसर्च करके करें, और आपके जैसे चैनल्स पे ऐसी डिबेट्स को सुना करें, एक्सपर्ट्स को सुना करें। जल्दबाजी में, पैनिक में कोई भी निर्णय
नहीं लेना चाहिए प्रवीण, ये मैं निवेशकों को सलाह देना चाहूंगा। जी संजय जी, आपकी एडवाइस, आप तो सुपर एडवाइजर हैं, तो फिर ये आपकी एडवाइस क्या रहेगी, खास तौर पर ऐसे समय पर कई लोग हैं जो सिर्फ नुकसान नहीं फायदे के चक्कर में भी रहते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल शरद जी ने करेक्ट भी कर दिया कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में एक बड़ा फर्क होता है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में चलता है, SIPs और अन्य चीजों में वो बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं, लेकिन आप दोनों को ही, निवेशकों को या इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, दोनों को ही क्या सलाह देना चाहेंगे? तो देखिए, बाजार को समझना एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स विषय है, लेकिन उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर समझने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से 3 मुख्य फैक्टर्स हैं जिनका प्रभाव बाजार पे रहता है। मेरे ख्याल से इवेंट्स का प्रभाव बाजार पे शॉर्ट टर्म में रहता है, लिक्विडिटी का प्रभाव मीडियम टर्म में रहता है, और वैल्यूएशन का प्रभाव बाजार में लॉन्ग टर्म में रहता है। कभी भी ये तीनों फैक्टर्स एक साथ एक ही तरह से काम करें संभव नहीं। समय समय पे हमने देखा कि कुछ इवेंट्स आते हैं और उनका प्रभाव बाजार पे शॉर्ट टर्म पे पड़ता है, जैसा कि एक महीने पहले इलेक्शन का प्रभाव बाजार पर हम लोगों ने देखा, किस तरह से एग्जिट पोल का प्रभाव हुआ, फिर उसके बाद बजट आया, बजट का प्रभाव। और जैसा शरद जी भी कह रहे हैं, अगर हम आगे की कुछ महीनों को देखें तो कुछ इवेंट्स हैं जो हमारे सामने है, जैसे कि मॉनसून की प्रगति किस तरह से हो रही है, वो एक इवेंट है। फेड की रेट कब कटेगी उसका भी असर होगा, वेस्ट एशिया की क्राइसिस अगर बढ़ती है उसका भी असर होगा, और बाकी कुछ हो ना हो यूएस इलेक्शन का प्रभाव भी एक इवेंट है जिसका असर हमारे बाजार पे होगा। तो इन इवेंट्स का असर हमारे बाजार पे शॉर्ट टर्म पे होगा, जिस पर की हमारी नजर होनी चाहिए जी। तो मीडियम टर्म पर जिसका असर पड़ता है वो है लिक्विडिटी। और सबसे बड़ी जो खासियत है आज भारतीय बाजार की, वो ये कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो सेलिंग पर या बाइंग पर हम डिपेंडेंट थे, वो फेज अब हमारे पीछे चला गया। पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, और हमारा बाजार पिछले 1 साल में ऊपर ही चला गया। तो जिस तरह से लिक्विडिटी हमारे बाजार में डोमेस्टिक इन्वेस्टर से आ रही है, पिछले महीना इक्विटी की नेट बाइंग जो थी करीब 37,000 करोड़, के पहले 40,000 करोड़ की, उसके पहले महीने 35,000 करोड़। तो लिक्विडिटी जो है वो बाजार में हमारी एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है, जो मीडियम टर्म में हमारे बाजार को स्थिर रखती है जी। जो लॉन्ग टर्म पे हमारे बाजार पर असर पड़ेगा वो है वैल्यूएशन। और जहां पर हमारी इकोनॉमी की प्रगति 7 से 8% की रहेगी, उसका सेक्टोरल इम्पैक्ट किस तरह से होगा, किस तरह से कंपनी उसका फायदा उठाएंगी, ये निर्धारित करेगा कि कौन से सेक्टर्स बाजार में फायदा उठाएंगे। तो निवेशक को, जो आम निवेशक है, वो इन तीनों फैक्टर्स पर नजर रखे, इवेंट्स पर, लिक्विडिटी पर और वैल्यूएशन पर, और तब अपनी डिसीजन ले तो वो लंबे समय पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ये एक्सपर्ट्स का पूरा खेल है। बहुत जल्दबाजी ना करें किसी ये, और इतनी सतही जानकारियों पे बिल्कुल ना जाएं, अपनी तैयारी अच्छे से करें। अच्छा शरद जी, एक चलते चलते आपसे मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा। ठीक है, राजनीति हो रही है इस पर, और कुछ तो बहुत साफ साफ दिखता है कि बड़ा गड़बड़ चल रहा है सारा मामला, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है चेक एंड बैलेंस बना रहता है, सतर्कता ज़्यादा बनी रहती है विपक्ष के इस मोड की वजह से। नहीं, मुझे लगता है, देखिए, अगर कोई नैरेटिव बनाया जाता है प्रवीण, और मान लीजिए जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया, और उस नैरेटिव को जैसे आप लोग मीडिया में उसको चलाते हैं, लोगों को कन्वे करते हैं, अगर वो नैरेटिव वाकई में बाजार मान लेता है तो बाजार का, हिंडनबर्ग छोड़िए, हमारे विपक्ष के नैरेटिव से नुकसान हो सकता था। तो मैं समझता हूं ये नैरेटिव भले ही विपक्ष को अपनी राजनीति के लिए सूट करता है, कुछ भी सरकार के खिलाफ, सरकारी एजेंसी के खिलाफ आता है, उसको वो लपक लेते हैं एकदम, तो वो उनके लिए सूट करता है। पर अगर राहुल गांधी जी ने, आपने कहा कि 46 लाख करोड़ कमाए, तो आज अगर मार्केट गिरती तो वो भी घाटे में जाते, तो उन्होंने कमाए, तो मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने क्या सोच के ये नैरेटिव चलाया। इंटरेस्टिंग बात से ये चर्चा खत्म, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये आखिरी सेगमेंट बड़ा काम का है। मैं चाहूंगा कि दर्शक बिल्कुल निश्चिंत रहें और बहुत जल्दबाजी, छटपटाहट ना दिखाएं। हालांकि मार्केट ने जिस तरह का रुख आज दिखाया, उससे स्पष्ट है कि भारतीय इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों ही जो है वो बड़े समझदार हो गए हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। शरद जी आपका धन्यवाद, संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद आप दोनों का मैं करना चाहूंगा।